Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So अब ये जानने के बाद में कि अटैचमेंट स्टाइल्स क्या हैं एंड यू कैन असेस कि आप किस अटैचमेंट स्टाइल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं एंड देन यू कैन पुट ड्यू एफर्ट टू चेंज इट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंजेबल है. नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे ब्रेन एरियाज है, कौन से ऐसे न्यूरल सर्किट्स हैं जो आपका ये जो पूरा फील है लव डिज़ायर अटैचमेंट में इन्वॉल्व. सो जो सबसे पहला न्यूरल सर्किट इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे हमने डिटेल में बात कर रखी है अपने प्रीवियस एपिसोड्स में, जिसका लिंक आई शेयर सो दैट यू कैन गो थ्रू इट. बट ब्रीफली अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है आपके लेवल ऑफ अलर्टनेस, विजिलेंस, अराउजल, स्ट्रेस को. एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका अपोजिट करता है, तो फीलिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन, स्लीप, थोड़ा सा शांत होना, फीलिंग पीसफुल, फीलिंग नॉट फीलिंग स्ट्रेस, की सारी चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. किसी भी तरह का कनेक्शन जब हम स्टैब्लिश करते हैं किसी पर्सन के साथ में, स्पेशली जब हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहे हैं या फीलिंग ऑफ लव है, वो जनरली कहीं ना कहीं रेगुलेट होती है कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से रेगुलेट है, उसका जो एक हिंज है, उसका जो एक बैलेंस है वो कहाँ पे आता है. क्या आप बहुत ईजिली स्ट्रेस हो जाते हैं, क्या आप बहुत ईजिली एक्साइटेड, नर्वस, एंथुजियास्टिक फील करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा लेड बैक हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड मोड में चीज़ें करना चाहते हैं, और यू हैव अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ दिस होल स्ट्रेस एंड काम का रिस्पॉन्स. ये जो सी सॉ है ऑटोनॉमिक नर्वस, ये जो सी सॉ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, स्ट्रेस की तरफ ज़्यादा है, एनर्जी की तरफ ज़्यादा है, अलर्टनेस की तरफ ज़्यादा है, या एक कंट्रोल, रिलैक्सेशन, शांत, मोर फोकस की तरफ ज़्यादा है, तो ये सी सॉ पे आप कहाँ लाए करते हैं. एंड ऑल्सो ये डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है बट इस पर काफ़ी सारी चीज़ें ये भी इन्फ्लुएंस होती है कि आपके अगेन चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल स्टडी कंडक्ट की गई थी एंड जिसमें देखा गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो मदर्स बॉम्बिंग को सुनकर, बॉम्ब गिर रहा है उस आवाज़ को सुन के अपने बच्चे को तुरंत लेके भागती थी एंड बहुत घबरा जाती थी एंड शी टू स्टार्ट क्राइंग, या उसे बहुत डर लगता था, तो उन बच्चों का भी जो नर्वस सिस्टम है वो आगे चल के ऐसा ही डेवलप हुआ जहाँ पे वो ईजिली स्टार्टल कर जाते हैं, ईजिली चीज़ों से घबरा जाते हैं या बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं. वहीं पे जिन मदर्स ने इन बॉम्बिंग्स को एक गेम में कन्वर्ट कर दिया, यानी जब बॉम्ब की आवाज़ सुनी तो रादर देन एकदम से बहुत ही स्टार्टल सा रिस्पॉन्स तो दिया ही, बहुत क्विकली उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया ही, लेकिन इस तरह से जैसे वो बच्चे को ये बोल रही है कि ओके लेट्स प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं, हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा जहाँ पे हम कुछ देर के लिए रहेंगे, कुछ लोग हमें ढूंढ रहे हैं, जब वो हमें ढूंढ लेंगे तब हम यहाँ से बाहर आ पाएंगे, लेकिन हमारा गेम है कि हमें यहाँ पे छुपना है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए. जिन मदर्स ने इसको एक एज अ प्लेफुल तरीके से, गेम के तरीके से अपने बच्चों को प्रेजेंट किया ताकि उनके बच्चे एक्सेसिव डर ना जाए या उनमें घबराहट. सो एनीवे, सो उन बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है वो आगे चल के, क्योंकि यही सेम बच्चों को डेकेड्स बाद में फिर से एनालाइज किया गया, उनको पूरी इन कुछ डेकेड्स तक 10 साल 20 सालों तक फॉलो किया गया एंड दे फाउंड आउट कि उनका नर्वस सिस्टम बहुत ही रोबस्ट, बहुत रिसिलियंट होता है, यानी दे आर नॉट ईजिली स्टार्टल, वो ईजिली स्ट्रेस नहीं होते, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन्हें फेस कर पाते हैं, उस स्ट्रेस के अंदर पूरी तरह से बिखर नहीं जाते, उससे ओवरवेल्म नहीं हो जाते. They know when to get excited and how much to get excited, and also re-regulate in the state of being calm and relaxed. ऐसे नहीं कि पूरे टाइम बस enthusiastic and excited, ये वो mania कहलाता है, maniac form कहलाता है. So your autonomic nervous system, जो कि again आपके environment में आपके लोगों से influence होता है. So अगर आपने ये चीज़ सुनी है बहुत ज़्यादा कि कोई किसी को कुछ फील नहीं करा सकता, तो let me tell you ये पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज आप कैसा फील करते हैं या कोई इंसान आपको कैसा
किस तरह से आपके साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, वो डेफिनेटली आप पे इम्पैक्ट डालता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ट्यून इन होता है आपके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा है। यानी अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, वो ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, या उनका एक काइंड ऑफ एंजाइटी लेवल ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करेगा, वो वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, एंड यू विल ऑल्सो फील, आप सेंस कर पाएंगे कि उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में टेंशन ज़्यादा है, और ये चीज़ आप सेंस कर पाएंगे। वहीं पे जब आप एक खुशनुमा माहौल में जाते हैं, बहुत ही जॉयफुल रिलैक्स एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वो उसका इन्फ्लुएंस भी होता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस थे और यू वर जस्ट वरीड अबाउट समथिंग, लेकिन एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाके, एक अच्छे माहौल में जाके, कुछ ऐसे लोगों के बीच जाके जो बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही प्लेजेंट फील हो रहे हैं, तो आपका भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, उससे रेगुलेट होता है। तो येस, other people can make you feel certain things. They can make you feel happy, they can make you feel sad to some extent, not all of them. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में भी वो कंट्रोल होना चाहिए कि आप खुद अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कितना रेगुलेट कर पा रहे हैं, कितना उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि रिलेशनशिप्स में और फीलिंग लव टुवर्ड्स समवन या फीलिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन में भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल आता है, इस न्यूरल सर्किट का भी रोल आता है, इन अ मैनर कि if you are able to coordinate your autonomic nervous system with someone, अगर किसी इंसान से आपका autonomic nervous system compatible हो पा रहा है, coordinate कर पा रहा है, in a sense कि जब वो परेशान है तो you are able to sense that when they are happy, you are able to sense that when they are in mood of relaxation, you are able to sense that and its impact, and you are also feeling the same. तो in that scenario वो partnership या वो togetherness of those two people is more compatible in a way, more compatible, and इसको आप एक सेक्सुअल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे आप एक्साइटेड हैं या आप सेक्सुअली अराउज्ड फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर अराउज्ड फील नहीं करेगा तो ये आपके अराउजल को भी डैम्पन कर देता है। वहीं पे अगर आपका पार्टनर अराउज्ड फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम भी उस चीज को सेंस करके एक्टिवेट होता है, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो पाता है, तो यू ऑल्सो फील अराउज्ड, एंड this is how you can go ahead and establish a sexual relation with someone or a physical relation with someone. तो एक ट्यूनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की न्यूरल सर्किटरी की ट्यूनिंग बैठना होना मैटर करता है in order to be together with someone. So ये था आपका पहला न्यूरल सर्किट। तो दूसरा न्यूरल सर्किट है जो मेंटेनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप या एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप या फीलिंग लव टुवर्ड समवन में मैटर करता है, वो है सर्किट ऑफ एम्पैथी। एंड एम्पैथी का जो सर्किट है वो रेगुलेट होता है आपके इंसुलर कॉर्टेक्स से। नाउ ऑब्वियसली ये सिर्फ एक कॉर्टेक्स से रेगुलेट नहीं होता, और भी ज़्यादा न्यूरल सर्किट्स आते हैं। इट्स वेरी, ये बहुत ही अनएजुकेटेड बात होगी कहना कि लव का जो इमोशन है या जो लव है एंड अटैचमेंट है ये सिर्फ एक न्यूरल सर्किट या दो न्यूरल सर्किट इनको रेगुलेट कर रहे हैं या इनको ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, इनमें नंबर ऑफ न्यूरल सर्किट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबका अपना एक रोल होता है। इनफैक्ट जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स है आपके डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर यू टू फील डिजायर एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, क्योंकि डोपामीन मॉलिक्यूल है प्लेजर का, रिवॉर्ड का, बट उसके साथ ही डोपामीन मॉलिक्यूल है मोटिवेशन का, परस्यूट का। तो जब आप मोटिवेटेड होते हैं किसी चीज को करने के लिए, जब आप उसे परस्यू कर रहे हैं, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो डोपामीन रेगुलेट कर रहा है। एंड जो फीलिंग ऑफ डिजायर है, किसी की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करना, फिजिकल अट्रैक्शन फील करना या किसी भी तरह का और अट्रैक्शन फील करना जो होता है, यहाँ पे भी डोपामीन का रोल आ रहा है। सो डोपामीन इज अ मेजर रोल इन डिजायर। वहीं पे जो फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी है, फीलिंग ऑफ क्वाइसेंट एंड रिलैक्सेशन है, जो एक स्टेबल रिलेशनशिप के साथ में जब यू फॉल इन लव विद समवन एंड कुछ टाइम आप बिता चुके होते हैं उनके साथ में, नाउ यू नो दैट पर्सन वेरी वेल, वो पर्सन आपको अच्छे से जानते हैं, तो आप बहुत स्टेबिलिटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो वहाँ पे जो मेजर न्यूरोकेमिकल्स, हॉर्मोन्स जो डिफाइन करते हैं इस चीज़ को, वो है सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो ऑफकोर्स कोई भी एक इमोशन सिर्फ एक न्यूरल सर्किट या एक न्यूरोकेमिकल से डिफाइन नहीं होता, रेगुलेट नहीं होता, बट कवर ओनली इंसुलर कॉर्टेक्स, क्योंकि इंसुलर कॉर्टेक्स वो न्यूरल सर्किट है जो आपको
फील करवाता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं. सो योर इंट्रोसेप्शन, योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ योर इनसाइड, एंड एक्सट्रोसेप्शन यानी जो आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं. सो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है. इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट करता है आपका इंसुलर कॉर्टेक्स, एंड यहाँ से जनरेट होती है एम्पैथी. बिकॉज व्हाट इज एग्जैक्टली एम्पैथी? एम्पैथी इज कि ना सिर्फ आप सामने वाले की बात को, उसके इमोशन को समझ पा रहे हैं, बल्कि उसे अपनी बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं. यू कैन एक्चुअली बी इन योर शूज एंड एक्सपीरियंस दैट. सो सिर्फ उनके साथ में सिंपथाइज करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो एक्सपीरियंस आपको भी फील हो रहा है एंड यू विल फील दैट. तो दैट इज एम्पैथी. एंड ये जो सर्किट ऑफ एम्पैथी है, ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है being with someone and being together with someone for a long time. क्योंकि आपको उनके इमोशंस को, उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को ना सिर्फ समझना होगा, बल्कि उसे खुद एक्सपीरियंस भी करना होगा. एंड कई बार जो लोग बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को सेंस करते ही करते हैं. इनफैक्ट उनका ये जो ऑटोमेटिक सेंस ऑफ एम्पैथी एक दूसरे की तरफ, वो मेजर रीजन बनता है फॉर देम टू फॉल फॉर ईच अदर, फॉल इन लव विद ईच अदर. बिकॉज इट्स लाइक व्हेन दे आर हैप्पी यू कैन फील दैट हैप्पीनेस, एंड व्हेन दे आर सैड यू कैन फील दैट सैडनेस. यू ऑल्सो फील सैड. जब उनका किसी चीज़ का मन नहीं करता तो आपको भी वो चीज़ करने में इतना मज़ा नहीं आता. जब वो किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड एंड देर लुकिंग फॉरवर्ड, तो आप उसका पार्ट होना चाहते हो, आप भी उनके साथ एक्साइटेड फील करना चाहते हो, या आप उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो. सो ये अगेन सर्किट plays a very important role in maintaining relationships. रोमांटिक, इंटीमेट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव डिल्यूजन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्योंकि ये समझना या अपने आप में ये बिलीव, ये कन्विक्शन होना कि दिस इज द पर्सन फॉर मी, और दिस इज द मोस्ट स्पेशल पर्सन फॉर मी, या जैसा मुझे इनके साथ में फील होता है या इनके प्रेजेंस में फील होता है, वैसा किसी और के साथ नहीं होता. या जो टाइम हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, और वो मैं किसी और के साथ में नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता. और इन फ्यूचर किसी भी रीज़न से अगर हमें सेपरेट भी होना पड़े तो दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पेन टू मी. एंड इट्स नॉट कि वो ईजिली रिप्लेसेबल हो जाएंगे, कि ईजिली मैं उनको भूल जाऊंगा एंड किसी और को पसंद करने लगूंगा. नहीं. दैट फीलिंग दैट समवन इज स्पेशल फॉर यू and you really, really adore them, you really, really value that relationship, and more important, you value the presence of that person in your life. आप उस इंसान की presence को अपनी life में बहुत ज़्यादा value करते हैं, उन्हें बहुत special consider करते हैं, आपके लिए बनाया गया है, या आपके लिए वो चीज़ें ये मानते हैं. तो ये delusion आपको help करता है एक अच्छा relationship maintain करने में, एक लंबा relationship maintain करने में. So these were your neural circuits and how brain mechanisms get involved in this whole emotion of love and relationship. Thank you so much कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना. अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा. मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में.